नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब डैन ब्राउन के उपन्यास द विंची कोड के कुछ अहम खास अंशों पर बात करने वाले हैं। नमस्कार। हाँ, ये किताब तो मतलब कला, प्रतीक, रहस्य, इन सब की एक अनोखी दुनिया खोलती है। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के जरिए एक मर्डर मिस्ट्री से शुरू करेंगे और देखेंगे कि ये हमें कहाँ तक ले जाती है। गुप्त समाज, सदियों पुराने सवाल। हाँ, हमारा मकसद यही है कि इन अंशों में जो जानकारी छिपी है उसकी परतें खोलें, देखें कि क्या खास नगेट्स मिलते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। पेरिस का मशहूर लूव्र म्यूजियम, वहां के क्यूरेटर ज़ाक सोनिया, उनकी हत्या हो जाती है। जी, और ये कोई आम हत्या नहीं है। उनके शरीर को एक खास मुद्रा में रखा गया है, जैसे लियोनार्डो डा विंची की वो फेमस ड्राइंग है ना, विट्रुवियन मैन। हाँ, बिल्कुल वैसी ही। हाँ? और उनके पेट पर एक निशान भी बनाया गया है, 5 कोनों वाला सितारा, पेंटेकल। पेंटिकल। अब देखिए, ज्यादातर लोग इसे शैतान पूजा या किसी गलत चीज से जोड़ते हैं। हाँ, आमतौर पर तो यही धारणा है। पर उपन्यास के अनुसार और कुछ ऐतिहासिक संदर्भ भी यही कहते हैं कि ये प्राचीन काल में मतलब प्रकृति पूजा और खास तौर पर पवित्र स्त्रीत्व यानी देवी शक्ति का प्रतीक था। अच्छा। सोनियर तो कला इतिहासकार थे, उन्हें ये असली मतलब जरूर पता रहा होगा। तो ये निशान अपने आप में एक संदेश है। और सिर्फ निशान ही नहीं, उनके शरीर के पास कुछ संख्याएं भी लिखी मिली। 13, 3, 2, 2, 21, 1, 1, 8, 5। अजीब सा क्रम है। अजीब है लेकिन बेकार नहीं। ये असल में फिबोनाची सीक्वेंस के अंक हैं। फिबोनाची, वो गणित वाला 1, 1, 2, 3, 5, 8। वही, बिल्कुल। प्रकृति में, कला में हर जगह मिलता है ये पैटर्न, लेकिन यहाँ सोनियर ने से जानबूझकर अव्यवस्थित क्रम में लिखा था, एक पहेली की तरह। और संख्याओं के साथ एक लाइन भी थी अंग्रेजी में, ओ ड्रकोनियन डेविल, ओ लेम सेंट। इसका क्या मतलब? ये भी पहेली का हिस्सा है। ये एक एनाग्राम है, मतलब अगर आप इन अक्षरों को सही क्रम में लगाएं। एनाग्राम? हाँ। तो क्या बनता है इससे? इससे बनता है लियोनार्डो दा विंची द मोनालिसा। अरे वाह, मतलब सीधा इशारा मोनालिसा पेंटिंग की तरफ। कमाल है। जी, यहीं पर हार्वर्ड के सिंबोलॉजिस्ट यानी प्रतीक विज्ञानी रॉबर्ट लैंगडन की एंट्री होती है। उन्हें बुलाया जाता है ये सब समझने के लिए। और उनके साथ जुड़ती हैं सोफी नेवू, वो क्रिप्टोग्राफर हैं, कोड ब्रेकर, और पता चलता है कि वो ज़ाक सोनियर की पोती भी हैं। हाँ, लेकिन पुलिस का जो कैप्टन है बेजू फाशे, वो लैंगडन को ही मुख्य संदिग्ध मान रहा होता है। तो लैंगडन और सोफी को पुलिस से बचते हुए ये पहेली सुलझानी है। यहीं पर कहानी में दो बड़े और कह सकते हैं रहस्यमयी संगठन भी सामने आते हैं। बिल्कुल। एक है प्रायरी ऑफ सायन। उपन्यास के अनुसार ये एक बहुत पुराना गुप्त समाज है। हाँ, मैंने पढ़ा है कि इसके सदस्य न्यूटन, बॉटिचेली, दा विंची जैसे महान लोग भी रहे हैं। उपन्यास तो यही दावा करता है, और इनका मकसद है एक बहुत बड़े ऐतिहासिक रहस्य की रक्षा करना सदियों से। और दूसरा संगठन ऑपिस डे। ओपिस डे, ये एक वास्तविक कैथोलिक संगठन है, लेकिन उपन्यास में इसे काफी रूढ़िवादी और ताकतवर दिखाया गया है। कहानी में इसी संगठन से जुड़ा एक साधु है, सिलास। वो प्रायरी के लोगों को मार रहा है, उनके रहस्य को जानने और नष्ट करने के लिए। उसे कोई टीचर गाइड कर रहा है। बाप रे, तो मतलब एक तरफ प्रायरी रहस्य बचा रहा है, दूसरी तरफ ओपिस डे उसे मिटाना चाहता है। और ये रहस्य है क्या आखिर? यही कहानी का सबसे बड़ा और विवादास्पद मोड़ आता है, होली ग्रेल। होली ग्रेल, वो प्याला जिसमें आखिरी भोजन के समय ईसा मसीह ने पिया था, या जिसमें उनका खून इकट्ठा किया गया था। आमतौर पर यही माना जाता है, लेकिन उपन्यास में एक किरदार है, सर लेह टीबिंग, एक ब्रिटिश इतिहासकार और ग्रेल एक्सपर्ट। वो बताते हैं कि होली ग्रेल कोई प्याला है ही नहीं। प्याला नहीं तो फिर? टीबिंग के अनुसार और उपन्यास के मुख्य तर्क के अनुसार होली ग्रेल एक व्यक्ति है। एक व्यक्ति? कौन? मेरी मैग्डलेन? मेरी मैग्डलेन? ये तो बहुत बड़ा दावा है। मतलब कैसे? उपन्यास का तर्क है कि होली ग्रेल का पुराना शब्द सैंग्रियल था, जिसे अगर तोड़ें तो बनता है सैंग्रियल। सैंग्रियल मतलब शाही खून, रॉयल ब्लड। एग्जैक्टली, शाही खून। उपन्यास कहता है कि यीशु और मैरी मैग्डलीन असल में पति पत्नी थे और उनका एक बच्चा भी था। उनका वंश चला और यही है असली होली ग्रेल, मैरी मैग्डलीन और उनका शाही वंश। तो उपन्यास ये कह रहा है कि चर्च ने इस पूरी कहानी को दबा दिया, मैरी मैग्डलेन को गलत तरीके से पेश किया। जी, उपन्यास का यही मुख्य आरोप है। टीबिंग ये भी दावा करते हैं कि लियोनार्डो दा विंची
जो प्रायरी के सदस्य थे, उन्होंने अपनी पेंटिंग द लास्ट सपर में इसका संकेत भी दिया है। द लास्ट सपर में कैसे? वो कहते हैं कि यीशु के दाईं ओर जो व्यक्ति बैठा है, जिसे सब संत जॉन मानते हैं, वो असल में मैरी मैग्डलीन है। उनके नैन, नक्श, कपड़े सब इशारा करते हैं, और पेंटिंग में प्याला कहीं है ही नहीं। सच में मैंने कभी इस नजरिए से देखा ही नहीं। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, ये उपन्यास की सबसे अहम और विवादास्पद कड़ियों में से एक है। तो इस पूरे रहस्य की चाबी वो सोनियर ने मरने से पहले कहीं छोड़ी थी। आपने कहा था कीस्टोन। हाँ, कीस्टोन। ये प्रायरी के रहस्य तक पहुंचने का नक्शा है, या यूं कहें कि नक्शे तक पहुंचने का जरिया। और ये कीस्टोन एक खास डिवाइस के अंदर बंद है, क्रिप्टेक्स। क्रिप्टेक्स, ये क्या चीज है? ये भी दाविंची के डिजाइन पर आधारित बताया गया है उपन्यास में। ये एक सिलेंडर जैसा होता है जिसमें घूमने वाले डायल होते हैं। सही पासवर्ड लगाएंगे तभी खुलेगा। और अगर गलत पासवर्ड लगाया तो अंदर रखी सिरके की शीशी टूट जाएगी और जो भी कागज या पेपायरस अंदर है वो गल जाएगा। संदेश नष्ट। बहुत चालाकी से बनाया गया है। वाह! तो सोनियर ने ये क्रिप्टेक्स सोफी के लिए छोड़ा था। वो एक गुलाब के लकड़ी के बक्से में था जिस पर 5 पंखुड़ियों वाला गुलाब बना था। हाँ, वो 5 पंखुड़ियों वाला गुलाब प्रायरी का एक और प्रतीक है, पवित्र स्त्रीत्व का। और इस क्रिप्टेक्स को खोलने का पासवर्ड सोनियर्स की लिखी एक पहेली या कविता में छिपा था। तो लैंगडन और सोफी उस पहेली को सुलझाने निकलते हैं। जी, और वो पहेली उन्हें लंदन ले जाती है, पहले टेम्पल चर्च, जो नाइट्स टेम्पलर से जुड़ा है। नाइट्स टेम्पलर, उनका क्या कनेक्शन है? उपन्यास के अनुसार नाइट्स टेम्पलर ही वो थे जिन्होंने शुरू में ग्रेल के दस्तावेज खोजे थे, और प्रायरी ऑफ सायोन उन्हीं से जुड़ी हुई है। अच्छा, तो टेम्पल चर्च के बाद? पहेली उन्हें ले जाती है वेस्टमिंस्टर एबी, सर आइजैक न्यूटन के मकबरे तक। न्यूटन? वो भी प्रायरी के सदस्य थे, आपने बताया था। हाँ। और उनके मकबरे से जुड़े प्रतीकों और पहेली के शब्दों से पासवर्ड मिलता है। क्या था पासवर्ड? एप्पल, सेब। सेब? ओह, न्यूटन और सेब वाली कहानी, गुरुत्वाकर्षण वाली। बिल्कुल, बहुत क्लेवर है। जैसे ही वो एप्पल डायल करते हैं, क्रिप्टेक्स खुल जाता है। और उसके अंदर क्या था? ग्रेल का नक्शा? नहीं, उसके अंदर था एक और छोटा क्रिप्टेक्स। अरे! एक और। हाँ। और साथ में एक और पहेली, एक और कविता, जो ग्रेल के असली स्थान की ओर इशारा करती थी। ये तो पहेली के अंदर पहेली है। तो ये आखिरी पहेली कहाँ ले गई? ये इशारा करती थी प्राचीन रॉसलिन की ओर, यानी स्कॉटलैंड का रॉसलिन चैपल। रॉसलिन चैपल, मैंने सुना ये जगह भी बहुत रहस्यमयी है, अजीब नक्काशी और प्रतीकों से भरी हुई। बिल्कुल, ये चैपल भी नाइट्स टेम्पलर और फ्रीमेसनरी से जोड़ा जाता है। तो लैंगडन, सोफी और टीबिंग वहां पहुंचते हैं। और वहां क्या मिलता है? ग्रिल। वहां उन्हें ग्रेल तो नहीं मिलता, लेकिन एक बहुत बड़ा राज खुलता है सोफी के बारे में। सोफी के बारे में क्या? पता चलता है कि सोफी का परिवार मरा नहीं था जैसा उसे बताया गया था। उसका भाई और दादी जीवित हैं, और वो लोग ही मेरोविंजियन वंश के हैं। मेरोविंजियन मतलब यीशु और मैरी मैग्डलीन के वंशज। तो उपन्यास के अनुसार हाँ, सोफी खुद उसी शाही खून का हिस्सा है जिसे प्रायरी ऑफ सायन सदियों से बचाता आ रहा था। सोनियर, जो प्रायरी के ग्रैंड मास्टर थे, वो उसके दादा थे, और उसे सुरक्षित रखने के लिए ही उन्होंने उसकी मौत की झूठी कहानी बनाई थी। ओह माय गॉड, ये तो कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है शायद। सोफी खुद ही ग्रेल वंश का हिस्सा है। हाँ, एक तरह से जीवित ग्रेल। लेकिन सवाल अब भी वही था, मैरी मैग्डलीन के अवशेष यानी भौतिक ग्रेल वो कहाँ हैं? रॉसलिन में तो नहीं थे। तो वो कहाँ थे? क्या आखिरी पहेली ने कुछ और बताया? आखिरी पहेली और रॉसलिन चैपल के संकेतों से लैंगडन को अंत में समझ आता है। उसे एहसास होता है कि सोनियर ने ग्रेल को स्कॉटलैंड से वापस फ्रांस लाकर कहीं और छुपा दिया था। फ्रांस में? कहाँ? एक ऐसी जगह जो प्रतीकों से भरी है, पेरिस में, लूव्र म्यूजियम के ठीक नीचे। लूव्र के नीचे? कहाँ पर? लूव्र में एक कांच का पिरामिड है, सीधा वाला। उसके नीचे एक उल्टा पिरामिड भी है, ला पिरामिडे इनवर्से कहते हैं उसे। हाँ, देखा है मैंने। उसी उल्टे पिरामिड के ठीक नीचे फर्श में एक छोटी सी अकेली खड़ी पिरामिड जैसी संरचना है। लैंगडन को समझ आता है कि मैरी मैग्डलीन के अवशेष वहीं दफन है। उस छोटे पिरामिड के नीचे क्यों? उसका क्या महत्व है? देखिए, उल्टा पिरामिड वी आकार 40 यानी प्याले का प्रतीक है, जो स्त्री तत्व या मैरी मैग्डलीन का प्रतीक है। और वो छोटी सीधी पिरामिड
ए आकार ब्लेड का प्रतीक है, जो पुरुष तत्व का प्रतीक है। ब्लेड और चालिस, पुरुष और स्त्री। हाँ, और जहां ये दोनों मिलते हैं, या यूं कहें कि जहां उल्टे पिरामिड की नोक उस छोटी संरचना को लगभग छूती है, वहीं है ग्रेल। ये पुरुष और स्त्री के पवित्र मिलन का भी प्रतीक है, स्टार ऑफ डेविड की तरह। कमाल है, मतलब रहस्य की शुरुआत जहां से हुई, लूर से, अंत भी वही हुआ। बिल्कुल नीचे। जी, और लैंगडन इस राज को अपने तक रखता है। तो इन अंशों को देखकर ये साफ है कि दा विंची कोड कैसे कला, इतिहास, धर्म और ढेर सारे प्रतीकों को एक साथ बुनकर एक बहुत ही अहम, जटिल और रोमांचक कहानी बनाता है। हाँ, बिल्कुल। ये हमें मजबूर करता है कि हम चीजों को सिर्फ सतह पर न देखें। हर पेंटिंग, हर प्रतीक, हर कहानी के पीछे शायद कई मतलब छिपे हो सकते हैं। ऐसा ही कहा, ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम इतिहास को, कला को, या कहिए स्थापित मान्यताओं को कितना जानते हैं। क्या जो हमें बताया गया है वही पूरा सच है, या शायद हर कहानी की कई परतें होती हैं और हर प्रतीक एक और कहानी कहता है। बस जरूरत है उसे पढ़ने वाली नजर की, है ना? बिल्कुल। तो इस विचार के साथ अगली बार तक सोचते रहिए।